हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, 17वीं बीपीएससी पीटी और यूपी पीसीएस पीटी, जैसे कि पता है कि 17वीं बीपीएससी पीटी आपको 17 नवंबर को आयोजित होने वाला है और यूपी पीसीएस पीटी आपको 27 अक्टूबर को आयोजित होने वाला है। तो इन दोनों एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो हूबहू इन दोनों एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ये रैपिड सेशन है, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन देखिए, 60 तक मैंने डिस्कस किया था, आज 61 से डिस्कस करना है। तो 61 और 62 क्वेश्चन मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी, वो पीडीएफ में लास्ट में मैंने ऐड किया है। 63 क्वेश्चन है, ठीक है। 63 हमारा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन्हें शुरू करते हुए सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी आपको मतलब क्रोनोलॉजी में इसको व्यवस्थित करना है। पहला है प्रारूप समिति की नियुक्ति। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? पहला, मैं पेन ले लूँ। प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947। मैं यहाँ डेट लिखती हूँ 1947। दूसरा है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत अधिनियमित किया गया था? तो ये हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तीसरा है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। तो ये हो गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ये फोर्थ देखिए, 9 दिसंबर 1946 को। अब ऑप्शन से आप मिलाइए, सबसे पहले क्या होगा? 4, ठीक है। 4 किस में है? बी और सी। तो ये ए भी कट जाता है और सी भी कट जाता है। 4 के बाद क्या है? 1, 4, 1, ये दोनों सेम है। उसके बाद इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था, और संविधान होने की प्रवृत्त होने की तिथि। तो पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। उसके बाद क्या होगा? 2, ठीक है, और तब 3, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिर दाब और, चलिए अगला क्वेश्चन है 64। स्थिर दाब पर, ठीक है, गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? ये वीवीआई है फ्रेंड्स, तो ये चार्ल्स का नियम है। अगला प्रश्न है, आप कार में जा रहे हैं और आसमान से बिजली गिरने वाली हो, जब बिजली कड़कती है तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? ए है आपका कार की खिड़की बंद कर देंगे, बी है कार की खिड़की खोल देंगे, सी है कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, और डी है कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो कार के ऊपर बिल्कुल मत बैठिएगा, इसका आंसर होगा कार की खिड़की बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे कार की खिड़की? कार की खिड़की बंद करने से यदि बिजली गिरती भी है तो संपूर्ण आवेश कार के बाहरी पृष्ठ पर होगा, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। निम्नलिखित में से जो भी जोड़ा है उसको सुमेलित करना है, ठीक है। और सुमेलित करना, इसमें पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सदस्य सीट हैं, मतलब लोकसभा की 42 सीट्स हैं। यूपी में 80 है, सही है। केरल में 20 है। उत्तराखंड फ्रेंड गलत है। उत्तराखंड में वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 5 है। और विधानसभा की कितनी है? तो 70 है। विधानसभा की 70 है, लोकसभा की 5 है, याद रखिएगा। और बिहार में कितनी है लोकसभा की सीट? तो 40 है, याद रखिएगा, ठीक है। 40 लोकसभा की सीट है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम भारत में, आंसर याद रखिएगा, भारत में, सॉरी आंसर नहीं, क्वेश्चन, भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था? पहला साबरमती आश्रम स्थापित किया गया था, ठीक है, अहमदाबाद में ये है। 1917 से 1930 तक ये जो साबरमती आश्रम है ना, ठीक है, ये महात्मा गांधी का घर था, ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य केंद्र था ये। फिर है कोचरब आश्रम। तो कोचरब आश्रम भी महात्मा गांधी द्वारा बनवाया गया स्थापित पहला आश्रम था। सबसे पहला कोचरब आश्रम ही है जो महात्मा गांधी ने बनवाया था। सेवाग्राम आश्रम भी महात्मा गांधी द्वारा बनवाया गया था, ठीक है।
और टॉल्स्टॉय फॉर्म भी महात्मा गांधी द्वारा बनवाया गया था, लेकिन ये भारत में नहीं बनवाया गया था। क्वेश्चन भारत में पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा सी, यानी 1 2 3 चौथा भारत में नहीं होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हरित राष्ट्रीय अधिकरण के संबंध में कौन सा कथन हरित राष्ट्रीय अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम 2011 के तहत हुई है, ये गलत है फ्रेंड्स, 2010 के तहत हुई है। ठीक है, फिर इसके संदर्भ में इसमें एक पूर्णकालिक सदस्य इसमें एक पूर्णकालिक, ठीक है, अच्छा कौन सा कथन गलत पूछ रहा है ना, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, सही है। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के मामले पर ट्रिब्यूनल का मूल क्षेत्राधिकार है, तो ये सही है फ्रेंड। तो 2 3 सही है, गलत कौन सा है? पहला। ठीक है, ओनली 1 ए होगा इसका। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट आकाश तीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या है? तो यह प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये गलत है। कौन सा सही है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो पहला ये गलत है, वायुसेना से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा, आकाश तीर परियोजना वायु रक्षा नियंत्रण को स्वचालित करने के लिए एक अग्रणी प्रयास के रूप में खड़ी है। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही होगा, यानी 70 का आपका बी सही है, केवल 2 सही है। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। 71 वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है, 23 में कौन सा था? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन था। तो ब्रिक्स का इसमें विस्तार हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है यह ब्रिक्स, जिससे यह ब्रिक्स प्लस बन गया है। समूह में 6 नए सदस्य जोड़े गए, निम्नलिखित में से कौन सा देश इस नए सदस्यों में एक नहीं है? तो फ्रेंड्स वो आंसर है चिली इसमें नहीं था। जो 6 सदस्य जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं, तो देखिए 6 में अर्जेंटीना भी जुड़ने वाला था, लेकिन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया, तो वो नहीं जुड़ा है ब्रिक्स से। मिस्र और ईरान जुड़े हैं, लेकिन चिली तो बिल्कुल इसमें था ही नहीं, तो आपका आंसर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। सोशल मीडिया के संबंध में इन्फ्लुएंसर शब्द का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स आजकल बहुत ही ट्रेंड में इन्फ्लुएंसर ऑप्शन देखिए और मुझे बताइए। पहला है सोशल मीडिया डेटा का विश्लेषण करने वाला एक सॉफ्टवेयर टूल है। क्या ये टूल है? इन्फ्लुएंसर शब्द नहीं है। ठीक है, बी है एक अर्थपूर्ण फॉलोअर्स वाला व्यक्ति जो उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित कर सकता है। फिर आगे भी देखते हैं। एक प्रकार का सोशल मीडिया विज्ञापन, अपमानजनक सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए एक सुविधा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये है। मतलब इन्फ्लुएंसर आज के डेट में कौन है? तो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर वैसा व्यक्ति होता है जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र में अधिकार या विशेषज्ञता प्राप्त होती है, जो इस अधिकार का उपयोग करके बड़ी संख्या में सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ जुड़ने के लिए जुड़ सकता है या जुड़ने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम देखते हैं 73 में है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 73 का ऑप्शन होगा आपका, सबसे पहले हम ऑप्शन ही देख लेते हैं। इसका आंसर होगा सी, सुमेलित। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो केवल 2 ही सही सुमेलित है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व मानवाधिकार दिवस 24 जनवरी नहीं होगा, ये होगा 10 दिसंबर। फिर राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डाक दिवस आपको मनाया जाता है फ्रेंड 9 अक्टूबर। एक सेकंड में ऑप्शन फिर देखूंगी। राष्ट्रीय डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है,
और इसके बाद है राष्ट्रीय क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको मनाया जाता है, इसको मैं कट करती हूँ, ये है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसके अनुसार आपका 2 और 3 सही होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में 2 और 3 एक साथ नहीं दिया है, 4 तो गलत है। अब 1 और 3 तो सही होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन आप सी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन ऐसा, तो अपने दिमाग का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 74 हम देखते हैं। 74, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित है नहीं है, ये एकदम ध्यान देना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, पहले इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, 74 का डी। ठीक है, यानी इसमें जितने ऑप्शन है ना, कोई सुमेलित नहीं है, और इनके जितने सुमेलित नहीं है तो सही क्या है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप खुद सर्च करेंगे। ऐसे ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है, जिससे आपके 2-3 मतलब जो है फैक्ट्स रेडी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, गलत है। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त, ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये भी गलत है। ठीक है, यानी इसमें से सब गलत है, कोई सुमेलित नहीं है। ऐसे ही जो उत्तर प्रदेश दिया है उसके संदर्भ में आप बिहार का भी पढ़ेंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मलक्का जो जल संधि है, तो मलक्का जल संधि द्वारा कौन सा सागर जुड़ा हुआ है? ठीक है, मलक्का जल संधि जो है अंडमान या हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर, मतलब अंडमान सागर जो हिंद महासागर में है। चलिए मैं देखती हूँ, अंडमान सागर कहाँ है? हिंद महासागर में। ठीक है, इसको जोड़ता है, और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, जो कहाँ है? प्रशांत महासागर में। इन दोनों को जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 और 4। मैंने बस यही ऑप्शन लिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4, यही सही हो। ठीक है, 75 का। अब हम आते हैं 76 पे। प्रवर्तन निर्देशालय, ये तो इम्पोर्टेंट था ही, काफ़ी इधर न्यूज़ में है। ठीक है, ईडी के छापे। चलिए अगला देखते हैं। प्रवर्तन निर्देशालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यह एक वैधानिक निकाय है। पहले हम ऑप्शन का आंसर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। आंसर होगा केवल 2, सी। चलिए ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह एक वैधानिक निकाय है जो गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, तो वैधानिक निकाय है लेकिन गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है फ्रेंड्स, ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। तो पहला हो जाएगा गलत। इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है, तो ये सही है। तीसरा है, प्रवर्तन निर्देशालय के निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का है, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 77, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है। ठीक है, वित्त आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। तो इसके आर्टिकल दिए हैं, आर्टिकल से सुमेलित करना है। ठीक है, तो चुनाव आयोग का क्या होगा? चुनाव आयोग का होगा 324, मतलब ये हो जाएगा 324। ठीक है, महानियंत्रक लेखा परीक्षक 148, यानी ए का 3 किस में है? ए का 3 77 में पहले टिक कर देती हूँ। ठीक है, ए का 3, डी का हो गया 4। ठीक है, अब उसके बाद है वित्त आयोग 280, बी का बी ही होगा। ठीक है, और सी का 1 होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ना फ्रेंड्स, तो ये 338 है। ये पूछा हुआ, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो ये आर्टिकल आप मिला लीजिए। चुनाव आयोग 324, वित्त आयोग 280, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 और नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148। अगला है, डोपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 78। ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना वर्ष 2010 में, ठीक है,
सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1807 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में, ठीक है, डोपिंग मुक्त खेलों का संचालन करना है। ठीक है, तो इसका 2010 में नहीं 2005 में इसका पंजीकरण, मतलब इसकी स्थापना हुई थी 2005 में डोपिंग एजेंसी। और ये बाकी नीचे का सही है। ठीक है, और दूसरा है खेल प्रतियोगिताओं में दूसरे पर बढ़त प्राप्त करने के लिए अवैध पदार्थों का सेवन करने का कार्य डोपिंग है। तो ये आपको है दूसरा सही है। ठीक है, तो केवल 2 इसका सही है। डोपिंग आपको पता चल गया, कितना सिंपल वर्ड में आपको समझाया गया है कि खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, दूसरों से बेहतर बढ़त प्राप्त करने के लिए जो भी कोई प्रोटीन से कुछ भी आप जो पेय पदार्थ यूज़ करते हैं उसी को डोपिंग बोलते हैं। या कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, अगर कोई मेहनत से आ रहा है और आप कुछ भी खा पी के आ जाएँ तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी को डोपिंग बोलते हैं और इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन है 79, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। पहला ऑप्शन ये है। ठीक है, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक स्वामित्व स्थानांतरण अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 28वें गवर्नर हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये भी सही है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर हुई थी, ये भी सही है। और तीसरा ये भी सही है, शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के 28वें नहीं 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, निम्नलिखित जो पर्वत श्रृंखला दिया है दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर की ओर पर्वत श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, नीचे सबसे नीचे क्या होगा, तो पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, महादेव, सह्याद्री और सतपुड़ा। ठीक है, अब सबसे पहले नीचे क्या होगा, सह्याद्री होगा। ठीक है, सह्याद्री यानी 2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सतपुड़ा या महादेव, सतपुड़ा। और उसके बाद क्या होगा, महादेव। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, महादेव पहाड़ी कहाँ है, तो महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में है और ये सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर भाग में स्थित है, सतपुड़ा से नॉर्थ साइड में है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये जो सतपुड़ा रेंज है ये पश्चिमी घाट का सबसे अपर पॉइंट माना जाता है, नॉर्थ पॉइंट माना जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 81। ठीक है, निम्नलिखित जनजातीय कलाओं और उनके संबंधित राज्यों पर विचार करें। ये जनजाति की कला है जो जनजातियों में विकसित है, इस पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है इसमें आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 81 है। ठीक है, पिथौरा कला गुजरात सही है, गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश सही है, सौरा पेंटिंग उड़ीसा में ही प्रचलित है। ठीक है, माहेश्वरी सिल्क साड़ियाँ मध्य प्रदेश और ढोकरा आभूषण, तो ये है ढोकरा आभूषण पश्चिम बंगाल। तो पांचों सही है, पांचों सही सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 82। निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी भारत का नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, 82 है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व का, उत्तरी पूर्वी भारत का उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, इसमें मैंने ऑप्शन दिया है, हाँ ऑप्शन दिया है, मुझे लगा ऑप्शन मैंने छोड़ दिया है। 82 का क्या होगा बताइए, 82 का होगा सी, केवल 3 होगा, यानी ये
सरुतरु। सरुतरु नॉर्थ ईस्ट में क्यों है? नॉर्थ ईस्ट में है क्योंकि ये असम में है। बाकी ताराडी, सेनुआर, चिरांद ये वहाँ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ये ईस्ट में है, बिहार में है। ठीक है, चिरांद, ताराडी, सेनुआर ये बिहार में है और ये ईस्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट में ओनली सरुतरु आता है जो असम में है। अगला हम प्रश्न देखते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पीपीपी मॉडल के अध्ययन, पीपीपी मॉडल जो है, ठीक है, उसका अध्ययन और मूल्यांकन करने से संबंधित है? रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, विजय केलकर समिति। अब आपको बताना है 83 का कौन सा होगा। तो 83 का केवल विजय केलकर समिति होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा, यानी पीपीपी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए केलकर समिति का गठन कब किया गया था? 2015 में केलकर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और रंगराजन समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति जो है ना ऊपर वाले, वो गरीबी आकलन से संबंधित है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन चक्र। ठीक है, 85, अच्छा 84 छूट गया। चलिए 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी के पृष्ठ पर यानी भूपटल पर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, सही है। भूतापीय ऊर्जा सही है। गुरुत्वीय बल सही है। प्लेट संचलन सही है। पृथ्वी का घूर्णन सही है। पृथ्वी का परिक्रमण, यानी ये सारे पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए, गति, मूव, ठीक है, तो सारे सही हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ऑपरेशन चक्र का कभी कभी समाचार, ऑपरेशन चक्र 2 का कभी कभी समाचार में उल्लेख किया जाता है, यह किससे संबंधित है? ऑपरेशन चक्र किससे संबंधित है? तो ये है साइबर अपराधों की पहचान करने के लिए ऑपरेशन चक्र 2। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं 86। 86 में निम्नलिखित में, ठीक है, ये हिस्ट्री का है, निम्नलिखित कथनों में से यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे हेनरी, ठीक है, हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डेरेजियो थे यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक। ये कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। इनके अनुयायियों को डेरोजियन और उनके आंदोलन को यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी, ऐसे इसमें सारे सही हैं क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा और जातिवाद के विरोध बहस आयोजित की थी, महिलाओं के अधिकारों और उनके शिक्षा की वकालत भी की थी, पुरानी परंपराओं और पतनशील रीति रिवाजों को प्रहार भी किया था, तो उपयुक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी के यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चैप्टर इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री का, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 87 हम देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना, ठीक है, मैडम HP ब्लॉडीवोस्टी और एक अमेरिकी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने कलकत्ता में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन धर्मों और दर्शनों के अध्ययन को बढ़ावा देना था। सेंट्रल हिंदू स्कूल को मूल संगठन के रूप में चुना गया, जिसने इस समाज के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया। तो फ्रेंड्स 87 का आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो 87 का आपको केवल 2 सही है। ठीक है, सही उत्तर, यानी इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन धर्मों और दर्शनों के अध्ययन को बढ़ावा देना था। थियोसोफिकल सोसाइटी वो प्राचीन धर्म को मतलब यानी पुरातन व्यवस्था की तरफ लौटना था। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1875 में। मैं भी प्रश्न देख के थोड़ा सोचने लग जाती हूँ। और ये रूसी महिला थी व्लादिवोस्टोक। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा इसका डिस्कशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88। हेपेटाइटिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेपेटाइटिस संक्रामक बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या हेपेटाइटिस संक्रामक बैक्टीरिया के कारण होता है? नहीं, ये वायरस के कारण होता है। टाइप बी और सी
लीवर सिरोसिस का सबसे आम कारण है, तो बी और सी लीवर सिरोसिस का आम कारण है। ठीक है, हाँ सही है। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी, यानी ये दोनों सही है। जब बीमारी है और इतनी बड़ी बीमारी है और इतनी मतलब खतरनाक बीमारी है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो इस पर रिपोर्ट जारी करेगा ही। तो ये है, यानी हेपेटाइटिस किससे संक्रमण से होता है? वायरस के, ये याद रखिएगा। 89 है। ठीक है, 89 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए कितना टेढ़ा क्वेश्चन है 89। ठीक है, बस उसको ध्यान से पढ़ना है। पहले ऑप्शन का हम आंसर टिक कर लेते हैं, इसका ए सही होगा, ताकि आप पढ़ते रहो, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। पृथ्वी के 75%, ठीक है, ज्वालामुखी या 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर्स के किनारे स्थित है। आपको पता है रिंग ऑफ फायर्स बहुत ही मतलब एक बोला जाता है कि वो बहुत सेफ एरिया नहीं है, वहाँ हमेशा जैसे जापान में इतने ज्वालामुखी क्यों आते हैं? क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर्स के जोन में आता है। ठीक है, दूसरा है रिंग ऑफ फायर के पास ज्वालामुखी और भूकंपों की प्रचुरता क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होती है। ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं 90 और लास्ट प्रश्न है। और 61 और 62 भी जो मैंने ऊपर नहीं डाला था वो नीचे हम डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि किसी ने स्वेच्छा से किसी विदेश राज्य की नागरिकता, अब नागरिकता भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप देख रहे हैं कैसे न्यूज वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लिए तो उसकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। अगर विदेशी नागरिकता, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की शक्ति है नहीं है। इसमें संशोधन के द्वारा ही किया जा सकता है, एक्ट अधिनियम बनाया जा सकता है। तो कौन सा कथन सही है? कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम अब देख लेते हैं जो ऊपर छूट गया था। दिसंबर 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में व्यापार का कितने प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है? स्वेज नहर फ्रेंड्स, स्वेज नहर कहाँ है आप बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी 12%। तो अभी जो वहाँ पे जो ये डकैती वगैरह हो रहा था, हुती समुदाय वगैरह न्यूज़ में जो थे, तो इसलिए ये पूछा गया है कि कितना परसेंट व्यापार वहाँ से होता है जो इतना अफेक्टेड हो गया था। इंडिया भी इससे अफेक्टेड था, कई सारे मिशन भी इसमें चलाए थे अपने जहाज़ को छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, 12%। स्वेज नहर हर वर्ष 20,000 से ज़्यादा जहाज़ गुजरते हैं और करीब 12% माल इसी नहर से आता जाता है। ठीक है, 62 का हम देखते हैं। जूल और अर्ग के बीच क्या संबंध है? ठीक है, तो जूल और अर्ग के बीच जो मेज़रमेंट है वो बताना है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ए। 1 जूल बराबर 7 अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग होता है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हम आज के हमारे टॉप 30 MCQs जो PYQ हैं। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी एफर्ट डाल सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे कल अगले सीरीज़ में। इसके बाद का क्वेश्चन मैं कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद और जम के पढ़ाई कीजिए। कंपटीशन काफ़ी टफ है, काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसी आ रही है। चलिए फिर मिलते हैं कल नए सीरीज़ में। ठीक है।